तो चलिए बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है और इसमें काफी डीप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के जेईई मेंस के, एडवांस के और नीट के काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 लेक्चर्स बना दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, वो कंपलसरी है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले इलेक्ट्रिक फोर्स आना चाहिए और चार्ज के बारे में बेसिक बातें पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है और अग्रणी एडुसर के चैनल पे आपका स्वागत है। जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन ऑफ स्पेस होता है जो कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने आसपास क्रिएट करता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे। ये चार्ज पार्टिकल अपने आसपास के सराउंडिंग में एक स्पेस क्रिएट कर देगा और उस स्पेस के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा। अगर दोनों लाइक चार्जेस हुए तो रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा और अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हुए तो जो एंटर किया है उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा। आई होप इतना चीज क्लियर है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन ऑफ स्पेस है जो कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने आसपास क्रिएट करता है। देख बेटा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जितने इजी वे में समझाता हूँ उतना इजी वे में आपको कोई नहीं समझा पाएगा। तो अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है। तो जो हमने इसके पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बच्चों। आज हमें डिस्कशन करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों होता है या कैसे होता है। तो मान लो दो चार्ज पार्टिकल हैं, दो लाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, ऐसे रिपल्सिव फोर्स लग जाता है। और हम उसी रिपल्सिव फोर्स को या अगर अनलाइक चार्ज हुए तो उसी अट्रैक्टिव फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन नाम देते हैं। आप जानते हैं इसका रीजन क्या है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा क्यों? उसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे रीजन है समझिए। मान लो बेटा, कोई चार्ज है क्यू चार्ज। ये क्यू चार्ज अपने आसपास एक रीजन बनाया हुआ है। ये रहा इसका रीजन। इस रीजन में अगर आप कोई और चार्ज पार्टिकल लेकर के आएंगे तो इस रीजन के अंदर उस चार्ज पार्टिकल के इंटर करते ही उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर ये अनलाइक चार्ज हुआ तो इसके ऊपर अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ। आई होप ये क्लियर है। इस रीजन के अंदर अगर आएगा तो इस रीजन से बाहर चला जाएगा तो फोर्स नहीं। अब एक और बात देखना है। जैसे जैसे इस क्यू चार्ज को हम इस कैपिटल क्यू के नजदीक लेकर के जाएंगे वैसे वैसे इस क्यू चार्ज पर ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। बिकॉज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर होता है। तो अगर आप आर स्मॉल आर की वैल्यू घटाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा। अगर इस आर की वैल्यू घटाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस स्मॉल क्यू चार्ज को अगर आप कैपिटल क्यू चार्ज की तरफ मूव करोगे तो कैपिटल क्यू से उसका डिस्टेंस घटेगा। अगर डिस्टेंस घटेगा तो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यू चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो इसके आस पड़ोस के रीजन में ज्यादा है और इससे दूर जाने पे थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है। आई होप इतना क्लियर है। जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल अपने आसपास, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। अब अगर आप इस चार्ज पार्टिकल के नजदीक आओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और दूर चले जाओगे तो कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। उसका रीजन ये है कि ये चार्ज पार्टिकल जो स्पेस क्रिएट किया है, जो रीजन क्रिएट किया हुआ है, उस रीजन में इस चार्ज पार्टिकल के नजदीक इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है या इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा है। और जैसे जैसे इससे दूर जाओगे वैसे वैसे इसका इन्फ्लुएंस डिक्रीज होते जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम यहां लेकर के आएंगे,
ये हुआ प्लस माइनस क्यू। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और अगर ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा। अगर आप चार्ज पार्टिकल यहाँ लेकर के आते हो प्लस माइनस क्यू, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों एक साथ नहीं लगेगा, कोई एक ही लग रहा होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव लगेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव लगेगा। आई होप इतना क्लियर है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डेफिनेशन लिखेंगे। A region of space in which a charge creates its electrical influence। चाहो तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, चाहो तो एक और दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हो। every charged particle creates a region around itself, and if any other charged particle enters in that region, an electrostatic force, and if any other charged particle enters in that region, an electrostatic force is applied on that charge particle. This region is called electric field। ये स्टेटमेंट आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं फिर से डिक्टेट कर दे रहा हूं। एवरी चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स अ रीजन अराउंड इटसेल्फ, एंड इफ एनी अदर चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन दैट रीजन, an electrostatic force is applied on that charge particle. This region is called electric field। ये जो रीजन ब्लू लाइन से हमने यहाँ पे जो रीजन बनाया है, इस रीजन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कॉपी करेंगे, आगे चलते हैं। अब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा फोर्स experienced by test charge upon test चार्ज। ये उसका फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखना, यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यों कहा गया है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज भी कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे कहा गया है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। उसका रीजन ये है, ये एक चार्ज पार्टिकल Q है और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल Q, यहाँ पे स्मॉल q आ गया। अगर इस स्मॉल q के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो इस कैपिटल Q के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
और स्मॉल q के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस वजह से इस स्मॉल q का मैग्नीट्यूड इतना कम रखना है, इतना कम रखना है, इतना कम रखना है कि इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। इसलिए इस q का नाम टेस्ट चार्ज रख दिया गया है और यहाँ पे हम q नॉट डाल दे रहे हैं। q नॉट, q नॉट, ये q नॉट हो जाएगा टेस्ट चार्ज, यहाँ भी आ जाएगा q नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। चलिए यहां देखना ये जो Q नॉट है, ये Q नॉट शुड बी so small that it doesn't have its own इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला मिल गया बच्चों, तो यहां से हम यूनिट्स डायमेंशन की बात कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका यूनिट क्या होगा जरा देखेंगे। इसका यूनिट हो गया फोर्स अपॉन चार्ज है तो न्यूटन पर कूलॉम हो जाएगा। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है तो उसके पास डायमेंशन भी होगा। तो देखना इसका डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस टू अपॉन चार्ज का डायमेंशन it या at। दिस इज इक्वल टू, इनको ऊपर लेकर के जाओ तो हमें मिल जाएगा mlt माइनस थ्री a माइनस वन। ये t माइनस टू ऊपर जाएगा एक और माइनस वन, तो t माइनस थ्री हो जाएगा। तो mlt माइनस थ्री a माइनस वन ये होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो मैक्सिमम बच्चों ने जो अभी तक आंसर दिया है वो ये आंसर है कि इसका डायरेक्शन उस तरफ होगा जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। बिल्कुल सही बात है, उसी तरफ होगा, लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड होगा एक और बात यूज करना, और वो है जो इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड। रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड का मतलब क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ ई अपॉन क्यू नॉट है। यहाँ से हम आगे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज क्यू नॉट। तो इसको ओपन करें अगर हम तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन ये टेस्ट चार्ज Q नॉट से Q नॉट कट गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिल गया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बेटा वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम चार्ज पार्टिकल से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस या इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी घटता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। ये हुई इसकी मतलब। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, और ग्राफ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ होता है, ये होगा। इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जो हमने लिखा है डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड, उसका क्या मतलब है वो समझते हैं। एक स्टेटमेंट लिखना है, आप भी लिखिएगा। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड
radially outward and negative charge creates radially इनवर्ड। जैसे मान लो बेटा ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज हमने ऐसे बना दिया, तो ये अपने आसपास रेडियली आउटवर्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है ये हम आपको एक दो लेक्चर के बाद पढ़ाएंगे। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते क्या हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे उसमें काफी डीप में बताएंगे। अभी आप यहाँ पे समझिए कि इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड होगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस क्यू अगर लिखते रहे तो माइनस क्यू से ये हुआ रेडियली इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। यहाँ लिख सकते हो ये जो हमने लिखा है ना वही वाला रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड। आई होप इतना क्लियर है, इसको कॉपी कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था दिस इज इक्वल टू के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन डिस्चार्ज क्यू नॉट। ये अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में रखेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे तो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। ये तो आप जानते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये स्केलर फॉर्म है। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बच्चों आर कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ लग करके उसका डायरेक्शन बताता है। जैसे मान लीजिए ये इस पॉइंट पर एक चार्ज है Q और इससे r डिस्टेंस दूर चलो r डिस्टेंस दूर एक P पॉइंट है, हमें बताना है इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तरीका वही है, यहाँ एक टेस्ट चार्ज Q नॉट पुट कर देंगे और ये वेक्टर R होगा, पोजीशन वेक्टर बता रहा होगा। तो उसको अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप को हम वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू के क्यू इंटू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू इंटू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। जैसे मान लो हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे इसी को हम एक एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ पे Q चार्ज है, उस Q चार्ज का कोऑर्डिनेट गिवन है 1,2,3 मीटर और यहाँ पे P पॉइंट है, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है -3, -4,5 मीटर। अब आपको बताना है कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दिस Q चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। या ऐसे बता दो कि इस Q चार्ज का इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वेक्टर फॉर्म में। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन वेक्टर फॉर्म। जरा वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखेंगे। सबसे पहले हमें वेक्टर आर निकालना है। हमें चाहिए क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू के क्यू इंटू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, ये चाहिए। तो अब हमें वेक्टर आर चाहिए, तो वेक्टर आर निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे, दिस वेक्टर आर इज इक्वल टू
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देंगे। तो फाइनल पोजीशन -3 -1 वो हो जाएगा -4 I कैप, -4 -2 ये हो जाएगा -6 J कैप, 5 -3 इज प्लस का 2 K कैप, ये हुआ बच्चों मीटर। वेक्टर आर इतना गिवन है। अब यहां से हमें आर का मैग्नीट्यूड चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू √ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40 10 50 6 56। तो आर का मैग्नीट्यूड √ 56 मीटर मिल गया। अब ये आर का मैग्नीट्यूड मिला हुआ है। अब ये वेक्टर आर और आर का मैग्नीट्यूड उठा करके इस फॉर्मूले में पुट करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू K Q, वेक्टर आर है -4 I कैप -6 J कैप प्लस 2 K कैप डिवाइडेड बाय आर क्यूब, मतलब √ 56 का क्यूब। यहां से जो भी आंसर आएगा वो आएगा। यहाँ k की वैल्यू 9 × 10⁹ रखेंगे और जो q का वैल्यू गिवन होगा उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोगों को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, मान लो बच्चों ये पॉइंट है P पॉइंट, यहां एक चार्ज है Q1, यहाँ एक चार्ज है Q2, यहाँ एक चार्ज है Q3 और यहाँ एक चार्ज है Q4। P पॉइंट पर इन चारों चार्जेस की वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता है तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ टेस्ट चार्ज, छोटा सा चार्ज Q0 पुट कर दो और इस Q0 को अब बाकी सबके थ्रू चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना आएगा। तो सबसे पहले इनको ज्वाइन करेंगे, Q1 से इस P पॉइंट को ज्वाइन करो और मान लो वो R1 डिस्टेंस दूर है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा ऐसे E1। फिर 2 वाले से ज्वाइन करो P पॉइंट को और ये मान लो R2 डिस्टेंस दूर है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E2। ऐसे ही 3 वाले से ज्वाइन करेंगे, ये मान लो R3 डिस्टेंस दूर है तो यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E3। सिमिलरली 4 वाले से ज्वाइन करेंगे हम P पॉइंट को, मान लो ये R4 डिस्टेंस दूर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ऐसे E4। और अब हमें इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E नेट होगा, E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर 4 से ज्यादा चार्जेस होंगे तो डॉट डॉट आगे लगा देंगे। लेकिन ध्यान रहे अब ये अधूरा है, ये पूरा नहीं हुआ है। पूरा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें यहाँ पे डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा। तो जो ई नेट है वो वेक्टर फॉर्म में होगा, E1 E2 E3 E4 सब के सब वेक्टर फॉर्म में होंगे। अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। मैंने वेक्टर साइन क्यों लिखा है ये अभी एक एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बिना थोड़ा समझना मुश्किल है। तो आइए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है
यहाँ साइड है 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर चार्ज एक प्लेस किया गया है 10 माइक्रो कूलम का, और यहाँ एक चार्ज प्लेस किया गया है -10 माइक्रो कूलम का। मान लो बच्चों ये P पॉइंट है, तो आपको निकालना है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। वीडियो को पॉज कीजिए या ट्राई कीजिए। इसको मिटा रहा हूं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तरीका ये होता है कि जो P पॉइंट है वहां पे एक टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस कर देंगे। ये 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है और ये Q0 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज इस Q0 को रिपेल कर देगा। तो ये लो इसको ये रिपेल कर दिया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ गया है। देखो ना ये -10 माइक्रोकूलम है और ये Q0 चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो ये -10 माइक्रोकूलम इस Q0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन वाला बना लो, ये बेटा ये अट्रैक्ट कर लिया और इसको हमने बना दिया E2। हम सबको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना होगा बच्चे? ये एंगल 120 डिग्री होगा। 120 होगा ना, ये रहा 60, हाँ ठीक है 120 डिग्री होगा। अब यहाँ पे E1 और E2 में चेक करो, E1 और E2 चेक करो, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर निकालना होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा हमें, और रिजल्टेंट निकालने हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। पहले E1 और E2 देखते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे E1 इज इक्वल टू E2, और मेरे ख्याल से आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर आपत्ति है तो यहां समझिए, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ है उतना ही चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ भी है। ये माइनस साइन है तो हम लोगों को माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड चेक करना है। 10 माइक्रोकूलम यहाँ भी, 10 माइक्रोकूलम यहाँ भी, जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से P पॉइंट पर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी P पॉइंट पर होगा। इसलिए तो मैंने E1 इज इक्वल टू E2 लिख दिया, और क्या हो गया। अब E1 इज इक्वल टू E2 कर दिया, और E1 और E2 के बीच में एंगल है 90 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E मान लो। तो जो हम E नेट निकालेंगे वो E नेट इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 120 डिग्री। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट E स्क्वायर 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू cos 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 2E स्क्वायर में से एक E स्क्वायर घटेगा तो E स्क्वायर बचा, E स्क्वायर को बाहर निकालेंगे E बचेगा। यानी कि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस P पॉइंट पर मिला इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर, और E का वैल्यू हम पुट करेंगे KQ अपॉन R स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखा था। अगर स्केलर फॉर्म में लिखता तो सिर्फ स्केलर के तरीके से ऐड होता, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है इसीलिए हमने वेक्टर एडिशन किया यहाँ पे। चलिए K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, तो हम लिखेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाई R स्क्वायर का मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था दो चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर। पहले हम पढ़ रहे थे एक चार्ज की वजह से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में एक से ज्यादा चार्जेस जब आएंगे तो क्या होगा ये देखना था। एक बात और ध्यान रखना, कहाँ होता हूँ यहाँ बताता हूँ, कि अगर हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। यहां पे इस Q को विदाउट साइन यूज करना है, यानी कि Q का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बस मैग्नीट्यूड डाल देना है।
लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू इंटू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब होगा। तो यहां इस क्यू को विथ साइन यूज करना है। आई होप इतनी बातें क्लियर हैं, इनको नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम अच्छे अच्छे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम is suspended through a silk thread of length 40 centimeter in a horizontal electric field of magnitude 10 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. If the particle stays at a distance of 24 centimeter from the wall in equilibrium, find the charge on the particle. Q की वैल्यू फाइंड आउट करना है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा ट्राई कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए मैं करता हूं, देखेंगे आप लोग। मानो बच्चों सिचुएशन कुछ ऐसा गिवन है, ये है पढ़ते हैं। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम इज सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर, मास गिवन है 1 ग्राम in a horizontal electric field of magnitude this much. If the particle stays at a distance of 24 centimeter from the wall in equilibrium. Equilibrium में 24 सेंटीमीटर तभी होगा जब सिचुएशन कुछ इस तरीके का होगा। ये है बॉल, इसका मास है m और वॉल से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये वर्टिकल से एंगल हम थीटा अज्यूम कर लेंगे, ये रहा थीटा, और इक्विलिब्रियम में है। तो वॉल से 24 सेंटीमीटर है, तो इसका डायग्राम ऐसे ना बनाकर हमें वॉल से बनाना होगा, यानी कि यहां से बनाना होगा इसको। तो यहां से ये बॉल 24 सेंटीमीटर बना रहा है, ये एंगल थीटा है, और इस सिल्क थ्रेड का लेंथ 40 सेंटीमीटर गिवन है। सिल्क थ्रेड का लेंथ 40 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर उससे दूर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना गिवन है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। इस बॉब का मास m है, तो नीचे लग रहा होगा mg, तो नीचे बनाओ mg। सिल्क थ्रेड के तरफ ऐसे लग रहा होगा, सिल्क थ्रेड के ऊपर टेंशन T लग रहा होगा, ये रहा T। इस T के दो कंपोनेंट्स बना दो, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये एंगल थीटा बच्चों, ये एंगल भी थीटा होगा, ये हो जाएगा T cos थीटा, और ये हो जाएगा T sin थीटा। एक्सक्यूज मी। और इस बॉब पे, इस छोटे से बॉल पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा वॉल से, तब ये इक्विलिब्रियम पे होगा। यानी कि वॉल पर चार्ज अगर Q है तो इस पर चार्ज, वॉल पे चार्ज अगर Q है तो इस पर चार्ज Q होगा। दोनों प्लस पॉजिटिव चार्जेस होंगे तभी रिपल्सन होगा। अगर वॉल पे -Q होगा तो इसके ऊपर भी -Q चार्ज होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। यहां से ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझते ही हैं, राइट वाला फोर्स लेफ्ट वाले फोर्स के बराबर, यानी कि T sin थीटा इज इक्वल टू Fe हुआ, और T cos थीटा विल बी इक्वल टू mg। इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर। डिवाइड करो दोनों को, तो हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। कोई ऐसा डेटा गिवन नहीं है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सको, तो एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q इंटू E लिख दो। यहां सॉल्व करते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू Q इंटू E अपॉन mg ऐसे होगा। यानी कि यहां से Q इज इक्वल टू mg tan थीटा अपॉन E आएगा। चलो इस केस में देखो, यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू
थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस P अपॉन H होगा। तो P अपॉन H 24 अपॉन 40, तो ये हो जाएगा 3/5। साइन थीटा 3/5 आने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री हुआ। तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो बच्चों tan 37 डिग्री की वैल्यू आप जानती है कितना होता है? 3/4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। मास की वैल्यू कितना है जी? 1 ग्राम। तो 10 टू द पावर -3 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू tan थीटा हो गया 3/4 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10 इंटू 10 टू द पावर 4। 10 इंटू 10 टू द पावर 4 होगा। एक 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और ठीक है ना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है? 10 इंटू 10 टू द पावर 4। यस। यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 3/4 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.4 और बच्चा 2 0.75 इंटू 10 टू द पावर -7 या फिर 7.5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलॉम्ब आंसर। एसआई में डाला है सब कुछ, एसआई में जी की वैल्यू हमने एसआई में लिखा हुआ है, मास को भी कन्वर्ट कर दिया तो ये आंसर आ गया। इसको जरा नोट करेंगे आप। ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है कि यहाँ पे 2q चार्ज है और यहाँ पे 8q चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ऑन लाइन ज्वाइनिंग +2q एंड +8q एट अ डिस्टेंस ऑफ। 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है कहाँ 0 होगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिया? आ जाओ, चलिए हम ट्राई करते हैं, आप देखेंगे सीखेंगे। देखना बच्चा, लाइन ज्वाइनिंग में अगर हम यहां पे चूज करते हैं कि यहां पर मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो क्या होगा? तो यहां पे एक टेस्ट चार्ज Q0 पुट करेंगे। इस Q0 को ये +8q रिपेल कर देगा ऐसे, इस Q0 को ये +2q भी रिपेल कर देगा ऐसे, थोड़ा सा कम फोर्स से रिपेल करेगा लेकिन करेगा। तो इस Q पर ऐसे राइटवर्ड फोर्स लग रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 तो नहीं होगा। तो वैसे ही अगर हमने यहां पर कहीं चूज कर लिया तो इस पॉइंट पर अगर हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा तो इस Q0 को ये 8q रिपेल कर रहा होगा और इस Q0 को ये 2q भी रिपेल कर रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। अब एक काम करते हैं, 2q और 8q के बीच में L/2 पर चेक कर लेते हैं। ये रहा L/2 डिस्टेंस पर, तो L/2 पर आकर के हमने एक पॉइंट लिया और वहां पे Q0 चार्ज प्लेस कर दिया। अब होगा क्या देखिए, इस Q0 चार्ज को ये 8q रिपेल कर रहा होगा ऐसे और इस Q0 चार्ज को ये 2q भी रिपेल कर रहा होगा ऐसे, लेकिन इस Q0 का 8q से और 2q से डिस्टेंस बराबर है। यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड काफी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 होगा और यहाँ पे E2 होगा वो E1 काफी ज्यादा हो जाएगा और E2 कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। अब अगर थोड़ा सा हम राइटवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है इस 8q से डिस्टेंस कम हो गया और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 8q की वजह से काफी ज्यादा आएगा और 2q की वजह से कम आएगा। तो राइट साइड में भी पॉसिबल नहीं है 0, यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन बचा और वो ऑप्शन है लेफ्ट साइड में चेक करें। तो इनको हटाएंगे हम और लेफ्ट साइड में अब चेक कर लेंगे। चलिए ट्राई करते हैं। ये पॉइंट मैंने मान लिया और इस पॉइंट पे हमने Q0 चार्ज प्लेस कर दिया, +2q से ये पॉइंट हमने x डिस्टेंस दूर मान लिया
तो प्लस 8q से ये पॉइंट l माइनस x डिस्टेंस दूर होगा। आई होप इतना क्लियर है। इस q नोट को ये प्लस 8q रिपेल कर रहा होगा, तो इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आएगा। इस q नोट को ये प्लस 2q ऐसे रिपेल कर रहा होगा, तो यहां पर E2 आएगा। 8q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम होगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है तो डिस्टेंस भी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज्यादा मिल करके E1 और E2 लगभग बराबर हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पर एक P पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, तभी जीरो होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे E net is equal to 0. It implies E1 plus minus of E2 is equal to 0. यानी कि E1 is equal to E2 होगा। E1 की वैल्यू बताओ, ये E1 है किसकी वजह से? 8q की वजह से। तो 8q की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम लिखेंगे k इंटू q की जगह पे 8q अपॉन आर स्क्वायर l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो चेक करना है। तो यहाँ पे चार्ज कितना है 2q, तो लिखेंगे 2q अपॉन ये डिस्टेंस कितना है x, तो ये होगा x स्क्वायर। kq से kq कैंसिल आउट हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ 4 बार में, इसको उस तरफ भेज दो, तो हमें मिलेगा 4 इज इक्वल टू l माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि हमें मिलेगा l माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमें मिलेगा l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, और एक तरफ मिलेगा l माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। यहाँ पे चेक करेंगे तो l इज इक्वल टू 3x आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू l बाई 3 आ गया। यहाँ पे चेक करेंगे तो l इज इक्वल टू माइनस 3x आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का l बाई 3, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस केस में x इज इक्वल टू l बाई 3 आया, तो अब ये हमें मिल गया फ्रॉम प्लस 2q, तो l बाई 3 फ्रॉम प्लस 2q। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को घुमा फिरा के देखिए, काफी इजी वे में एक्सप्लेन किए हैं। अब इसी में एक और चीज ऐड कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस प्लस 8q को हम माइनस 8q कर देंगे। अब ट्राई कीजिए, प्लस 8q को हमने माइनस 8q कर दिया। मिटा रहे हैं सबको, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। सारा डेटा सेम रखा, अब बताना है कितना होगा। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब हम ट्राई करते हैं। जिन बच्चों से हो गया है मुबारक हो, आप मैच करेंगे। जिन बच्चों से नहीं हुआ है वो जरा देखेंगे। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, एक कहीं राइट साइड में 0 हो जाए, 2 कहीं लेफ्ट साइड में 0 हो जाए, 3 कहीं बीच में 0 हो जाए। पहले राइट साइड वाला चेक करते हैं। अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमने Q0 पुट कर दिया, तो इस Q0 को ये माइनस 8Q अपनी तरफ काफी ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, और इसको प्लस 2Q काफी कम फोर्स से रिपेल कर रहा होगा। यहाँ से डिस्टेंस काफी कम है ना, डिस्टेंस कम मैग्नीट्यूड ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर है, तो R की वैल्यू कम और Q की वैल्यू ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो काफी ज्यादा हो जाएगा ना।
तो उस केस में यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। कहीं बीच में चेक करते हैं क्यू नॉट, तो बीच में चेक करने पे देखें इस क्यू नॉट को ये -8Q अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और इसको +2Q रिपेल कर रहा होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 नहीं होगा। इस पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट पर +2Q, यहाँ पे हमें टेस्ट चार्ज Q नॉट रखेंगे, तो +2Q इस Q नॉट को रिपेल कर रहा होगा। मान लिया हमने E1 से रिपेल कर दिया और -8Q इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा E2 से। यहां से डिस्टेंस काफी कम है, मैग्नीट्यूड भी कम है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा वो आ रहा होगा। यहां से मैग्नीट्यूड तो काफी ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का लगभग बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 बराबर हो सकता है, यानी कि यहीं पर 0 हो सकता है। इन दोनों केस में 0 नहीं हो सकता। मान लो ये डिस्टेंस है x, तो इससे कितना डिस्टेंस होगा? L + x होगा। तो चलो, तो E1 = E2 करेंगे। E1 किसकी वजह से है बच्चों? +2Q की वजह से है, तो K × 2Q अपॉन कितना दूर है? x, तो x² = अब 8Q की वजह से E2 है, तो E2 की वैल्यू लिखेंगे K × 8Q अपॉन कितना दूर है? तो L + x²। देखना बेटा, K Q 2 से 4 बार में कैंसिल हो गया। इसको इस तरफ लेके आओ तो हमें मिलेगा L + x अपॉन x का होल स्क्वायर = 4, यानी कि L + x अपॉन x = ±2 मिल गया। तो L + x अपॉन x = 2 और एक तरफ होगा L + x अपॉन x = -2। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो L + x = 2x, यानी कि L = 2x में से एक x घट जाएगा तो हमें x मिल जाएगा। यहां पे चेक करेंगे L + x = -2x, ये उस तरफ जाएगा तो L = -3x, यानी कि x = -L/3 नॉट पॉसिबल, यानी कि x की वैल्यू L के बराबर होगा। तो जो हमने डायग्राम काफी नजदीक बना लिया है, ये जितना ये दूर है उतना ही यहाँ से इस तरफ दूर होना चाहिए, उतना बोर्ड पे जगह नहीं है तो बन नहीं पाएगा। आप भावनाएं समझने की कोशिश कीजिए, इसको नोट कीजिए और अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसे क्वेश्चंस कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और y एक्सिस पर एक चार्ज +Q यहां प्लेस किया गया है और एक चार्ज +Q यहां प्लेस किया गया है। ये कोऑर्डिनेट है 0, -a और ये कोऑर्डिनेट है 0, a और x एक्सिस पर ये कोई P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 है। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट P। वीडियो को पॉज करके जरा ट्राई कीजिए अपने से। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखते हैं इस P पॉइंट पर बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ज्वाइन करो, इससे भी ज्वाइन कर दो। चलिए, यहाँ पे जो Q चार्ज है वो इस P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। आपको तरीका पता है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस करेंगे। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये Q चार्ज रिपेल कर रहा होगा, तो इस तरफ ऐसे रिपेल कर देगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ गया। सिर्फ E लिखो ऐसे।
अब देखना इस Q नॉट चार्ज को, ये चार्ज जो Q है ये भी रिपेल कर रहा होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल कर रहा होगा ऐसे। तो मान लो इसकी रिपल्शन ऐसे है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर रहा होगा। दोनों के थ्रू, इस चार्ज और इस चार्ज के थ्रू यहाँ पर फोर्स सेम लग रहा होगा, क्योंकि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ है वही चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ है। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। ये डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट, ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है a, तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कितना है? ये है x और ये है a, तो हमें मिलेगा यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो फोर्स अगर सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। अब देखना, अगर ये एंगल बच्चों थीटा है तो कायदे से ये वाली एंगल भी थीटा होनी चाहिए। ये काफी ज्यादा आपस में मिल गया ये सब, थोड़ा अच्छे से आप फिगर बनाएंगे। ये है P पॉइंट, कोऑर्डिनेट x, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, तो अगर ये एंगल थीटा हमने लिया तो मेरे बच्चे जानते हैं ये एंगल भी थीटा होगा। तो कायदे से अगर हमने ये एंगल भी थीटा लिया तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक x में आएगा और एक y में जाएगा। तो जो x में आएगा कंपोनेंट वो होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट होगा E cos थीटा, और जो y कंपोनेंट होगा वो होगा बच्चों E sin थीटा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक कंपोनेंट जाएगा x में, तो x में आएगा वो E cos थीटा होगा, तो सिंपल यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2E cos थीटा होगा। और एक कंपोनेंट आएगा y में, वो हो जाएगा E का sin थीटा। अब देखना, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो ये E का sin थीटा और ये E का sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो 2E cos थीटा होगा। तो E net at P is equal to 2 times E cos थीटा। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इस E के जगह पे देखना क्या लिखेंगे, E के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे KQ अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा देखना कितना होगा, ये तो आप जानते हैं, y एक्सिस x एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? x डिस्टेंस है, तो बेस है x और हाइपोटेनस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 2kqx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये हुआ E net at पॉइंट P। बट अभी यहां रुकना नहीं, अब आपसे पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉ E वर्सेस X ग्राफ। तो चलिए यहां पे लिखना, यहां पे ध्यान से देखना। अगर हम E वर्सेस X ग्राफ लिखेंगे तो एक नंबर में इफ x इज इक्वल टू 0, देन अगर इस x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 हो जाएगा, देन E इज इक्वल टू 0। इफ x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, देन अगर इस x को इंफिनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे सिर्फ देख करके मत सॉल्व करना, इंफिनिटी ऊपर भी है नीचे भी है। अब देखना, E net at P is equal to 2kqx अपॉन एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर। ये a स्क्वायर तो फिक्स है ना, तो x इंफिनिटी हो गया, तो ये रह गया इंफिनिटी और ये छोटा सा रह गया। तो इंफिनिटी में कुछ छोटा सा टर्म ऐड करोगे तब भी तो इंफिनिटी ही आएगा।
तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब मिल जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा 2k क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर इस x को हम इन्फिनिटी लिख देंगे ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर x 0 है तो भी e 0, अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो भी e 0। अब बीच में का देखना पड़ेगा कि 0 0 तो हो गया, क्या किसी टाइम पर मैक्सिमा भी हो रहा है, मिनिमा भी हो रहा है, वो चेक कर लेते हैं। तो चलिए हमें चेक करना है फॉर ई मैक्स। तो फॉर ई मैक्स dE अपॉन dx विल बी इक्वल टू 0। मैक्सिमा निकालने का कॉन्सेप्ट यही होता है, डिफरेंशिएट करके 0 के रिस्पेक्ट में 0 से इक्वेट कर देते हैं। अब इस पूरे टर्म में जो मैंने यहाँ पे डिफरेंट और मिटा दिया, फिर से लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 2k q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये टर्म आया है, ये ई नेट निकला हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इस पूरे टर्म में जरा चेक करो वेरिएबल क्या है। 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, a कांस्टेंट, आपको पता चल गया x वेरिएबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल जो होता है उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2k क्यूब, बाहर आ गया, d अपॉन dx ऑफ अंदर बचा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म 0 की तरफ चला गया, खत्म। और हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्यूब मिल जाएगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं और फिर डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू न्यूमरेटर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, माइनस इस x को वैसे ही लिखेंगे इंटू इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 मिलेगा इंटू अब अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए स्क्वायर है कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। अब आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, अपने से ट्राई करना काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से देखेंगे आप लोग, इस टर्म को भेज दो 0 की तरफ तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और इस टर्म को उस तरफ भेज दो, दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इस टर्म को यहां लेके आओ तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें नहीं 3/2 में से 1/2 घट जाएगा तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1/2। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा 3x स्क्वायर। नहीं सॉरी, ये सिर्फ इतना ही बचेगा। इसको यहां लेके आएंगे तो जब नीचे लेकर के जाएंगे तो पावर 3/2 में से 1/2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो ये 1 बच गया। अब यहाँ देखना, हम इस एक्स स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा 2x स्क्वायर बचेगा, यानी कि हमें x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2 मिला, a/√2 मिला, a/√2। अब देखो
प्लस माइनस ए बाई रूट टू। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इस केस में एक बार x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एक बार x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और बीच में मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम कहाँ आएगा? a बाई रूट टू पे, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। इस ग्राफ को मैं मिटाऊंगा, इस क्वेश्चन को मिटाऊंगा और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। रात के बज चुके हैं 1:30 और मुझे आ रहा है बहुत नींद। y वर्सेस x देखना, जब x इज इक्वल टू 0 है तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जब x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बीच में एक बार मैक्सिमम हुआ। कहां पे मैक्सिमम हुआ बच्चों? ये मैक्सिमम हुआ a बाई अंडर रूट 2 पे, और इधर भी होगा, इधर यहाँ पे माइनस a बाई रूट 2 पे। ऐसे ही यहां भी बना लेंगे। इन्फिनिटी की तरफ दिखा देना है, इन्फिनिटी बता करके मैच कर देगा, मिल जाएगा। तो ये ग्राफ रहा आपका, ये a बाई रूट टू प्लस का और a बाई रूट टू माइनस में जाकर के ये मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस तरह के कई सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, और आगे जब आप पढ़ेंगे तो और भी सारे चैप्टर्स में इस तरह के न्यूमेरिकल दिए होंगे, वहां भी आपको हेल्पफुल मिलेगा। आई होप इतना क्लियर है। अब इसके बाद एक्सटेंड करेंगे तो काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स एक दो बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आज के लिए इतना काफी है। ऑल द बेस्ट।